हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग। आई होप आप सब लोग बहुत मज़े में हो। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई नो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ध्यान है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप लोग छोटे बच्चे हो और पहली बार ये चीज़ें पढ़ रहे हो, तो एक बार में बच्चों क्लिक तो होने से रहा। तो और एनटीएससी टारगेट करना है अपने को, तो थोड़ा अपने को स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड भी होना पड़ेगा। व्हाट डू यू से। तो थोड़ा और इसको डिटेल में देखते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज़ बेसिकली अ क्रॉस जहाँ पे सिंगल कैरेक्टर कंसिडर हुआ था, यानी प्लांट्स बेसिकली दे वर डिफरेंट इन वन कैरेक्टर। उस कैरेक्टर को पकड़ के फिर उसको पहले क्रॉस कराया, फिर सेल्फ कराया, क्योंकि रिजल्ट्स जो सोचा था वैसा तो आया नहीं। रिजल्ट्स वर टोटली डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट मेंडल थॉट। जो सारे क्रॉसेस मैंने आपको ऑलरेडी करके समझा दिए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। तो वही था। एक और इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो है वॉयलेट या पर्पल फ्लावर्स और वाइट फ्लावर्स के बीच में, मतलब वन कैरेक्टर कंसिडर्ड एंड दैट कैरेक्टर वाज फ्लावर कलर, ठीक है। फ्लावर कलर को कंसिडर किया था, वैसे फ्लावर सब में सेम, बस एक फ्लावर कलर में डिफरेंट थे, ठीक है। तो उसमें इन्होंने क्या किया था, उसमें इन्होंने पर्पल जो था या वॉयलेट, ये था डोमिनेंट, और वाइट कलर के जो फ्लावर्स थे वो थे रिसेसिव। और मैंने आपको, तो इसमें वही है, पर्पल का मान लो पी ले लिया, वाइट का मान लो स्मॉल पी मैं ऐसे लिख रही हूँ। वाइट को वाइट से भी लिख देती हूँ, एक काम करते हैं पहले, ठीक है, रिसेसिव वाइट। तो इसका जो रिजल्ट आया, द गैमेट एंड द गैमेट एंड दे बोथ, ये था ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन, ये था P1, ये गैमेट्स, और ये F1 जनरेशन जो कि थे ऑल पर्पल। आपकी बुक में पर्पल कलर के फ्लावर का डायग्राम देखिए, ये चीज़ समझाई गई है, ठीक है। और फिर इन्होंने वही यहाँ के बाद में इनको वापस सेल्फिंग के लिए छोड़ा। तो सेल्फिंग में क्या आया, सेल्फिंग में आया, बता रही हूँ मैं सेल्फिंग में क्या हुआ, ठीक है। इनको कराया सेल्फिंग, तो इनके जो गैमेट्स आए, हीटेरोजाइगस केस में गैमेट्स आपको दिखाने पड़ेंगे। होमोजाइगस में कोई एक गैमेट भी आ जाए तो चलेगा, बिकॉज दोनों सेम है, कॉमन होता है। यहाँ डिफरेंट है तो फिर इन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करवाया था ना लास्ट क्लास में मैंने। तो अब यहाँ पे ये है हमारा P2, ये हो गया गैमेट्स, और ये F2 जनरेशन, ये आ गए। पर्पल को उससे ही लिखना चाहिए था ना, अब आई थिंक सारे वाइट हैं। दिस with this, then this with this and this। तो कलर चेंज करें ये जब इसके साथ, देन ये विद दिस वन। कलर चेंज से पता लग जाएगा आपको। आई डोंट नो व्हाई बट आई फील कंफर्टेबल डूइंग दिस। कलर डिफरेंसेस से देख लो बच्चों, ये जो था, अब बेचारे को लिख देते हैं इसके कलर से। पर्पल मुझे दिख नहीं रहा है, आपको दिख रहा है कहीं? आई विल टेक अ पिंक। सो दिस इज द पर्पल, दिस इज पर्पल, दिस इज पर्पल, एंड दिस वन इज वाइट। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि ये जो है ये पर्पल, जब आपको किया एक पेन ड्राइव होगी इसमें, हाँ ये रही, बिल्कुल वो दे दें आप,
बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तो यहाँ देख सकते हो आप पर्पल 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 और वाइट। तो ये क्या है? तो ये है बेसिकली, इसमें हम दो चीज़ें समझ सकते हैं। एक तो है फिनोटिपिक रेशियो और एक है जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो टॉक्स अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस, जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो, ये पर्पल इज एक्सटर्नल फीचर, राइट। तो ये पर्पल कितने 3 है और वाइट कितने 1 है। तो जो मैंने टॉल और डॉफ का जो भी क्रॉस कराया था उसमें भी सेम चीज़ आई थी, शायद आपको याद हो, ठीक है। तो उन दोनों क्रॉसेस में या फिर इन जनरल जब हम क्रॉस करते हैं तो जो रेशियोज निकालते हैं, मतलब कितना आया। और रेशियो इज़ नॉट समथिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 10 बॉयज़ हैं और 10 गर्ल्स हैं, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:1 की रेशियो हो गई। तो रेशियो ये होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रेशियो मीन्स 3 पर्पल और 1 वाइट, तो वैसे तो हम लिखेंगे 3:1 क्योंकि 3 ये है, वाइट 1 है, ठीक है। तो लेकिन इसका ये मतलब हुआ कि मान लो कि 3 तो सीड्स आए वाइट के और मान लो 9 सीड्स आए पर्पल के, तो ये 3:1 की रेशियो हो गई ना। समझ रहे हो? आई बात समझ में? तो ऐसे होता है। या फिर 9 सीड्स वाइट के आ गए और 27 सीड्स जो है वो पर्पल फ्लावर के आ गए, तो हो गया ना 1:3 या 3:1 जो भी है। तो इस तरीके से होता है कि कितने आए, तो उस हिसाब से वो देखते हैं रेशियो, मतलब पर्पल कितने वाइट कितने, फिर उसका निकालते हैं कि 3:1 की रेशियो में हर 4 प्लांट में 3 तो वो और चौथा ऐसा ये होता है रेशियो, ठीक है। ये मत काउंट करना 3 ये और वाइट ये तो यहाँ क्रॉस में दिख रहा है, बट ऐसे ही ओवरऑल मान लो टोटल कितने 27 और 9 कितने हो गए 36 हो गए। तो 36 में से 9 सीड्स तो वाइट के थे और 27 सीड्स जो थे वो पर्पल के थे, तो 3:1 की रेशियो में आ गए, राइट। ऐसे ध्यान रखना। तो वो तो था फिनोटिपिक। अब इसमें देखा गया जीनोटिपिक, जीनोटाइप, कि किसका जीनोटाइप कैसा है। जैसे आप ये देखो, ये होमोजाइगस पर्पल है और ये भी पर्पल है, बट ये हीटेरोजाइगस पर्पल है। तो होमोजाइगस पर्पल अपने को 1 दिख रहा है तो 1 लिख दिया। अपने को हीटेरोजाइगस पर्पल 2 दिख रहे हैं तो 1:2 हो गए। फिर वाइट का एक जीनोटाइप दिख रहा है तो 1, ओके। तो ऐसे करके कोई भी क्रॉस का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो निकाला जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। ये है बस, एक तो इनका ध्यान रखना है आपको, है ना। और इससे मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मैंने आपको बताया था कि 2 लॉज मेनली बनते हैं। वन इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये 2 मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस दिख ही रहा है कि डोमिनेंट जो है वो रिसेसिव पे पूरा अपने आप को हावी कर देता है और वही कैरेक्टर शो होता है, रिसेसिव बेचारा दब जाता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है कि रिसेसिव जो दब जाता है वो हमेशा दबा ही नहीं रहता,
मतलब दब जाता है अपना, बस कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा लेकिन अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, और जब गैमेट फॉर्मेशन का टाइम आता है तो सक्सेसफुली गैमेट फॉर्म करता है बाय सक्सेसफुली सेग्रीगेटिंग। ठीक है, ऐसा। तो ये तो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फाइन बच्चों, अब आते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस पे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस। देखो डाईहाइब्रिड क्रॉस में कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर दो कैरेक्टर कंसिडर हुए हैं। ठीक है, जैसे कि मोनोहाइब्रिड में एक ही कैरेक्टर कंसिडर किया गया था, वैसे डाईहाइब्रिड में दो कैरेक्टर्स कंसिडर करते हैं। फाइन बच्चों, और दो कैरेक्टर कंसिडर करेंगे। ठीक है, मैं बताती हूँ, फिलहाल मैं क्रॉस करके बताती हूँ। हम लेंगे कि पूरा प्लांट सेम है, बस इन्होंने दिया है सीड कलर एंड सीड शेप। ठीक है, तो सीड कलर में ऑब्वियसली दो ऑप्शंस अवेलेबल है, जो येलो सीड कलर है और ग्रीन सीड कलर है। ठीक है, और ये वाला जो है ग्रीन जो है वो रिसेसिव है, और येलो जो है ये डोमिनेंट है। ठीक है, और सीड शेप में भी दो ऑप्शंस अवेलेबल है, दो कैरेक्टर्स हैं, वन इज राउंड एंड द अदर वन इज, इसको कौन सा कलर दें, रिंकल्ड। ठीक है, ये दो कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं, दिस वन इज रिसेसिव एंड दिस वन इज डोमिनेंट। ठीक है, तो ये है, ये इन्होंने लिया, मतलब होल प्लांट हैज मोर द कैरेक्टर्स सेम बट दे आर डिफरेंट ओनली इन दीज टू टर्म्स, यानी कि एक सीड कलर में डिफरेंस है उस प्लांट में, दोनों प्लांट में, और एक सीड शेप में। तो दो कैरेक्टर कंसिडर किया है फिलहाल इस वाले क्रॉस में। ठीक है, ओके, तो दो कैरेक्टर कंसिडर किए हैं। तो अब देखो येलो और मैं अब इनको डिनोशंस ला रही। येलो को अगर हम कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे तो ऑब्वियसली ग्रीन को आपको डिनोट करना पड़ेगा स्मॉल वाई। और खास करके ध्यान देना उन लेटर्स पे जो लेटर्स कैपिटल और स्मॉल दोनों में मोस्टली अगर सेम रहते हैं वहाँ दिक्कत आती है, जैसे एस हो गया, पी हो गया, ये वाई में तो खैर है डिफरेंस बट फिर भी ध्यान रखना। और राउंड का, सो जीन्स आर ऑलवेज इन पेयर्स, जो हमने सीखा है। ठीक है, ये आ गया। और राउंड का ये है, और रिंकल्ड को भी मैं एक काम करती हूँ, ग्रीन से लिख देती हूँ, आर मैं ऐसे ले रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे डिनोशंस, एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर हमेशा पेयर में अकर करते हैं, जीन्स पढ़ाया था मैंने। तो राउंड, रिंकल्ड को राउंड और स्मॉल आर मैंने कहा था डिनोशंस हमेशा सेम लेने होते हैं। और येलो ग्रीन आ गया। फाइन, अब मैं इसको क्रॉस करा रही हूँ। सो आई विल टेक P1, I'll take a P1, then gametes, and then F1 generation. P1 है हमारा राउंड येलो, जिसको हम डिनोट करेंगे ऐसे, ये ले लिया। अब इसको क्रॉस किया है, किससे क्रॉस किया है, रिंकल्ड ग्रीन, जिसको लिया है, ठीक है, ये है। इसको भी नीचे ले आते हैं।
इसका आ गया ये। तो ये आ गए। अब इसके गैमेट्स बनाते हैं। तो इसका गैमेट तो आ जाएगा ये, कॉमन दोनों में से एक एक आ गया। इसका गैमेट आ जाएगा, ठीक है, ये। अब इन दोनों को सिंस क्रॉस करवाया है तो दिल प्रोड्यूस F1 जनरेशन, ऐसा, ठीक है। तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स थे ना, यहाँ पर भी वही रिजल्ट्स आएंगे। दैट इज ये जो थे, ये थे राउंड, दे वर राउंड येलो, ऑल राउंड येलो आ गए। भले हाइब्रिड थे बट जैसे उसमें आया था ना, किसमें, उसमें वो क्या है, मोनोहाइब्रिड में, सेम यहाँ पर सारे ऑल राउंड येलो आ गए। तो F1 में तो वही आया, मतलब मोनोहाइब्रिड में भी वही कॉन्सेप्ट आ गया, डाईहाइब्रिड में भी वही आ गया। तो ये वाज लाइक कि यार हो क्या रहा है ऐसे। फिर इन्होंने वापस वही प्रोसीजर अपनाया कि इनको सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के लिए छोड़ा। तो सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए मैं लेती हूँ नेक्स्ट पेज और आपको बताती हूँ व्हाट डिड ही डू, ठीक है। सो ही टुक P2, that is R Y ठीक है। इनको अब इन्होंने सेल्फ करवाया, फाइन। तो इसके गैमेट्स निकालते हैं। अब ये हेटेरोजाइगस है तो इसके गैमेट्स थोड़े से डिफरेंट बनेंगे। ध्यान से देखना, ये जो R है ना, इसको दोनों Y से करना पड़ेगा। I'll tell you how. ग्रीन का काम खत्म, इधर भी करते हैं। और येलो RY ठीक है बच्चों, ये आ गए इनके गैमेट्स, ठीक है। ये प्रोड्यूस हो गए सारे गैमेट्स। अब इनको हम क्रॉस कैसे करवाएंगे, तो F2 प्रोजेनी अब हमें निकालना है। तो इसके लिए हम बनाएंगे पनेट स्क्वायर, I'll take a blue one. ठीक है। सोच रहे होगे क्या कर रही हूँ मैं, तो
साथ में रहो, देखते जाओ मैं क्या कर रही हूँ। अब ये जो गैमेट्स आपके हैं इनको हम ले लेते हैं। अब मैं कलर चेंज का ज़्यादा झंझट नहीं रखूँगी बच्चा, ऐसे में डिले हो रहा है, ठीक है। सो आई एम टेकिंग, अब कोई भी मेल या फीमेल हो सकता है। ये वही गैमेट्स हैं जिनको मैं प्लेस कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने गैमेट्स को प्लेस कर दिया, कोई भी मेल कोई भी फीमेल है। अब बस ये इन चारों के साथ में जब क्रॉस होगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर ये चीज़ इन चारों के साथ तो यहाँ लिख देंगे, फिर ये चीज़ इन चारों के साथ क्रॉस होगा तो यहाँ, और ये अगेन इन चारों के साथ। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट, बस ये है कि मैं अब पेन का थोड़ा ध्यान नहीं रखूँगी, यहाँ पर बस मैं इसको इनके साथ कर रही हूँ, ठीक है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पेन कलर बाद में देख लेंगे, अभी ओके। देन अब इसकी बारी इन चारों के साथ, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, ये आ गया। देन कैपिटल आर बोथ स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसको मैं आपको जब फिनोटाइप निकालेंगे ना तब कर लेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको इन चारों से क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है। देन दिस इज स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। 1 2 3 4। अब ध्यान से देखो, अब मैं भले कलर चेंज कर लूँ, I'll use a white for them। देखो मैं अब राउंड येलो निकाल रही हूँ, ठीक है। दिस इज राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो, ठीक है। ये जो है, ये जो डायगोनल बना ये राउंड येलो बन गया। फाइन बच्चों, अब मैं ले रही हूं राउंड ग्रीन, ये वाला। तो दिस इज राउंड ग्रीन एंड राउंड ग्रीन। ये भी देखो एक और ट्रायंगल ही बना। देन रिंकल्ड, ये कलर चेंज करते हैं इसकी। दिस इज रिंकल्ड येलो रिंकल्ड येलो रिंकल्ड येलो, ठीक है। अब देखो ये आया, फिर इसका अपना ट्रायंगल बना, तो सबके ऐसे ट्रायंगल बनते जाते हैं, ठीक है। और ये रिंकल्ड ग्रीन। तो जो हमारा पेरेंट था, पेरेंट्स क्या थे? पेरेंट्स वर राउंड और येलो, है ना। पेरेंट्स राउंड येलो थे, ठीक है, एंड रिंकल्ड ग्रीन थे, ठीक है। ये पेरेंट्स थे हमारे। अब न्यू कॉम्बिनेशन क्या क्या आए? ओरिजिनल कॉम्बिनेशन देखो, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो। अब देखो आप लोग, ये 4 फिनोटाइप अपने को दिख रहे हैं। राउंड येलो तो ओरिजिनल पेरेंटल हो गया,
और रिंकल्ड ग्रीन ये पेरेंटल हो गया, ठीक है। और जो राउंड ग्रीन है ये नया कॉम्बिनेशन है, ये वाले राउंड ग्रीन ये नया कॉम्बिनेशन है, तो ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। इन दोनों को आप क्या बोल सकते हो? इन दोनों को नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है। दिस इज नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। और ये जो येलो वाले हैं दे आर पेरेंटल कॉम्बिनेशन। और ये कितने हैं? तो रिंकल्ड येलो आप देखो, ये काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो राउंड येलो 9 हो गए। रिंकल्ड ग्रीन ये रहा 1, देन 1 2 3 राउंड ग्रीन 3, और रिंकल्ड येलो 1 2 3, ये भी 3। तो हमारा जो फिनोटिपिक रेशियो है वो कितना आ रहा है? 9:3:3:1, ओके। और जीनोटिपिक रेशियो तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। जीनोटिपिक आ जाएगा 1:2:1:4:1:2:1, ये इसका जीनोटिपिक रेशियो है, ठीक है। लिखना हो तो ये आप लिख सकते हो, पूछते नहीं है वैसे। और फिनोटिपिक रेशियो तो मैंने बता ही दिया। फिनोटिपिक रेशियो है हमारा 9:3:3:1। तो ये डाईहाइब्रिड क्रॉस के रेशियोज हैं, ठीक है। और इससे हमें क्या समझ आता है? इससे हमें ये समझ आता है, मतलब इससे कौन सा लॉ फॉर्मुलेट हुआ? तो इससे ये लॉ फॉर्मुलेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या कहा जाता है कि जब दो जीन्स आपस में इंटरैक्ट करते हो, तो जब गैमेट बनाने का टाइम आता है तो एक जीन दूसरे जीन को कभी भी रास्ते में ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है, एंड द जीन्स आर और द एलील्स आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड। ये ध्यान रखना आप। मतलब जैसे कि ये देखो, ये राउंड का जीन है, ये रिंकल्ड का जीन, येलो मतलब कलर का जीन है। दिस इज शेप का जीन, दिस इज कलर का जीन। तो शेप का जीन जो है और कलर का जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुआ ना। बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं, उनको डाईहाइब्रिड क्रॉस में, मतलब व्हेन दे स्टडी डाईहाइब्रिड क्रॉस तब तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और उधर सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन इज एवरीवेयर। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिर्फ और सिर्फ दो एलील्स की सेग्रीगेशन की बात करता है, और जब हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हम दो जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हर जीन दो एलील से बना है। तो दो जीन की बात कर रहे हैं कि दो जीन एक दूसरे को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान से हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यहाँ से हम डिराइव करते हैं। सो यू कैन नोट डाउन, फ्रॉम डाईहाइब्रिड क्रॉस the law derived is law of independent assortment, ठीक है। जो जब हम दो जीन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें लिख सकते हो, when two genes are interacting simultaneously, the genes or factors assort out
इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो दो जीन्स के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो लॉज हो गए। तो टोटल लॉज कितने हो गए? 3 मेन लॉज हो गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फाइन। और आपकी बुक में ये भी बहुत थोड़ा सा घुमा के मतलब समझाने की कोशिश करी गई है। मैंने भी आपको पहले समझाया है कि कोई भी जीन्स जो होते हैं वो जीन्स जो है दे आर स्पेशल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, जो अगर कोई प्रोटीन के लिए कोड करता है तो वो जीन है। अगर वही फ्रैगमेंट कुछ भी कोड नहीं कर रहा, कोई भी कैरेक्टर के लिए उसमें कुछ नहीं है, तो फिर वो नॉर्मल एक डीएनए है। कुल मिला के समझाया था कि जीन होना एक बात है, लेकिन जीन तभी हमारी बॉडी में दिखेगा जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा प्रोटीन के फॉर्म में। ठीक है, तो अब जैसे कि टॉल और शॉर्ट प्लांट्स में था, तो टॉल प्लांट्स जो थे वो टॉल क्यों थे? रीजन क्या हो सकता है? सो द हार्मोन responsible must have been secreted in a good amount। यानी जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है हाइट के लिए वो बहुत अच्छे से सिक्रीट हुआ होगा। तो और ये क्यों अच्छे से सिक्रीट हुआ होगा? सो द एंजाइम responsible for hormone production was efficient enough। समझे? तो टॉलनेस क्यों आया? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन अच्छा आ गया। ग्रोथ हार्मोन क्यों अच्छा आया? तो जिस हार्मोन की वजह से ग्रोथ हो रही है वो हार्मोन को बनाने वाला जो एंजाइम है उसने बहुत अच्छे से काम किया, तो अच्छा खासा हार्मोन सिक्रीट हुआ। अच्छे खासे हार्मोन सिक्रीशन की वजह से हाइट अच्छी आ गई। तो हो सकता है कि कभी कभार एंजाइम इतनी एफिशिएंटली काम ना करता हो। ठीक है, और सिंस वो काम नहीं करता या लेस फंक्शनल है तो उसने कम ग्रोथ हार्मोन्स बनाए। कम ग्रोथ हार्मोन्स बनाने की वजह से हाइट जो है वो कम आई प्लांट की। तो कुल मिला के वो लाइन, वो पैराग्राफ जो बुक में है वो आपको ये समझाना चाह रहा है कि हर चीज़ ना जीन पे डिपेंड होता है। अगर जीन जो है उसमें है कि हाँ एंजाइम एफिशिएंटली बनेगा तो वो एंजाइम एफिशिएंटली बनाएगा, उसमें नहीं है तो एंजाइम एफिशिएंटली नहीं बनेगा, और एंजाइम नहीं तो फिर हार्मोन नहीं, हार्मोन नहीं तो फिर हाइट नहीं। ऐसा, या कोई भी कैरेक्टर ले लो, सब ऐसे ही रिलेटेड हैं। तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन जीन। अब मैंने एक और चीज़ जो मुझे बतानी थी, जो मैं बार बार भूल भी जा रही थी लास्ट लेक्चर्स में, वो ये है कि जितने भी ये प्लांट हाइट हो या पर्पल कलर वगैरह जो मैंने अभी आपको करवाया, ये इसमें आप नोट करो, कभी भी ध्यान रखना इंटरमीडिएट नहीं आता है। या तो टॉल और डॉर्फ को कराया तो जितने प्लांट्स थे वो सारे टॉल होंगे, या पर्पल और वाइट को कराया तो जितने फ्लावर्स जो डोमिनेंट थे वो सारे पर्पल होंगे। कोई भी इंटरमीडिएट हाइट या कलर कुछ नहीं आता है। जो पेरेंट्स लिए थे तो कोई एक पेरेंट का पूरा कैरेक्टर आता है। डोंट एक्सपेक्ट कि दोनों को मिला के इंटरमीडिएट हाइट का कुछ आ जाए, इंटरमीडिएट कलर का कुछ आ जाए। नो, स्ट्रिक्ट नो, ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके, और मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि जीन्स जो है वो फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए है, और डीएनए का ही जो एक्यूमुलेशन होता है वो अल्टीमेटली क्या होता है? क्रोमोसोम्स होता है। सो अल्टीमेटली मैं क्या बोलूँ? जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, ये मैं बोल सकती हूँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। और इसी से रिलेटेड एक बार दिया था थियरी, सटन एंड बॉवेरी ने इन्हीं बातों पे दिया था, एक थियरी दी थी उन्होंने। ठीक है, इन्होंने दिया था वेरी फेमस द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस ये याद करना है कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स पर ही लोकेटेड होते हैं, और जैसा जीन का बिहेवियर वैसे क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है,
क्योंकि क्रोमोसोम भी पेयर में अकर करते हैं और जीन्स भी पेयर में अकर करते हैं, तो दोनों का बिहेवियर पैरेलल चलता है। तो वही सटन एंड बॉवेरी ने बताया था, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ही गेव क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो आई थिंक जेनेटिक्स पार्ट हमारा यहाँ पे कवर हो गया है। मेजॉरिटी मेजर पार्ट मैंने बहुत बियॉन्ड जाके आपको समझा दिया है, ठीक है। नाउ आई थिंक इन द नेक्स्ट लेक्चर आई शुड टच द एवोल्यूशन पार्ट, वो थेरेटिकल है तो उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। इसमें तो आई थिंक आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा ना, आई होप सो। एंड वेरी डिटेल में है, नोट्स वगैरह सब हैं, तो आप बस एंजॉय करो इन लेक्चर्स को एंड बी ऑलवेज विद अस। थैंक यू।